अभी आपने गवर्नर साहब की जो बातें सुनी, जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, पता चलता है कि वो दिल से सारी चीज़ें यहाँ आई, उन्होंने यहाँ पर हमारे कारकुनों के सामने ये चीज़ें समझ रहे हैं। अब कारकुनों बस है तो वो इसको किस तरीके से बढ़ाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में खास तौर पर एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं बाद में रेलवे में जिक्र करूँगा। ओवरसीज में जो खास तौर पर मैं अभी भी जा रहा है, मैंने एक साल हो चुका है एक दो चीज़ें और सी ऐसी जो आप सामने आएंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे, मेरा काम भी है। लेकिन मैं दो प्राइम मिनिस्टर को ये दे चुका हूँ, दोनों ने कभी बाकी यहाँ पर ठीक है बस उसी का तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सब गवर्नर साहब का और इनकी नीयत का और इनके जो बताइए ये पूरी करें और हम सारे जो साथियों में तो पूरी करेंगे कोशिश करें। ठीक नहीं क्वेश्चन आंसर से पहले if you want this तो कर लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन। जी मैं जो दोस्त आज हमारे साथ माशाल्लाह शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, बहुत मुख्तसर मैं उनका ज़रूर करना चाहूँगा। अंसर फारूक चौधरी साहब, इनका तल्लक सियालकोट से है। ये 2004 से PTA में थे, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में सीनियर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे। कोरोना के दौरान माशाल्लाह इन्होंने ज़बरदस्त काम किया और प्यार वही होगा जो मैं अपने बेटे और बेटी के साथ करता हूँ। चौधरी सरवर तेरे जानसार, चौधरी सरवर तेरे जानसार, बेशुमार। और इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फजल व करम से अपनी पार्टी को इतना मजबूत बनाएंगे कि हमारी पार्टी जो है, हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो फोकियत रखेगा। और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये बात नहीं है कि बरतानिया में, अमेरिका में इंस्टीट्यूशन बनते हैं, पाकिस्तान में नहीं बनते। मैं 3 इंस्टीट्यूशन बनाने में डायरेक्टली एंगेज रहा हूँ। आपको मालूम है कि रेस्क्यू 1122 और मुझे याद है कि उस नाश्ते पे चौधरी शुजा साहब भी मौजूद थे। उस वक्त परवेज अलाई साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे। तो मैंने उनसे कहा कि हमने जब से एम्बुलेंस सर्विस को अस्पतालों से अलहदा किया है और एम्बुलेंस सर्विस वहाँ पर चलाई है तो वहाँ हमारे मसाइल बहुत हद तक हल हो गए हैं। तो आप यहाँ पर एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करें, इनकी सारी ट्रेनिंग, उनका खर्चा सारा जो है वो ग्लासगो सिटी काउंसिल जो है वो अफोर्ड करेगी। और उसके बाद आपको मालूम है कि अब रेस्क्यू 1122 जो है वो पंजाब की सबसे पॉपुलर और क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए कि जब आप इंस्टीट्यूशन बना देते हैं तो फिर वो इंस्टीट्यूशन जो है आने वाली हुकूमतें भी उनको तब्दील नहीं कर सकती। फिर उसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा इशू था, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल जो हैं वो हल नहीं होते थे, तो उनके लिए हमने पंजाब ओवरसीज कमीशन बनाया। अगरचे मैं बात तस्लीम करता हूँ कि लोगों के, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हमारे सारे मसाइल बदकिस्मती से हल नहीं हुए, लेकिन उससे लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो ज़रूर बुना है। और वो इंस्टीट्यूशन जो है वो आपकी जो है इस वक्त भी लोगों की मदद कर रहा है। तो आप सबको ये भी मालूम होगा कि मैंने 1 दिसंबर 2021 को लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से एड्रेस करते हुए कहा था, जब मैं गवर्नर था तो मैंने कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी साल में $30 बिलियन पाकिस्तान को भेजते हैं और ये बनता है $2.5 बिलियन एक महीने का। और हमने IMF से लेना है $2 मिलियन साल का, सिर्फ 3 सालों के लिए। और हम IMF की तमाम शराइत, अपने मुल्क की हर चीज़ लिख के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंसाफ भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आज भी ये बात कहता हूँ, जो मैं सक्सेसर गवर्नर्स को कहता हूँ
कि अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को प्रोटेक्शन दे दें, हम उनको यहाँ पर कब्जा माफिया से निजात दिला लें, तो जो हमारी रेमिटेंसेस जो हैं $30 बिलियन हैं वो 3 सालों में डबल हो सकती हैं। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक़ की जद्दोजहद करेगी और इंशाअल्लाह हम पार्लियामेंट में उनको रिप्रेजेंटेशन जो है, जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, जिस तरीके से ख्वातीन को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से हमें अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को भी रिप्रेजेंटेशन जो है देनी चाहिए। इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा मकसद जो है इसमें हासिल जो है वो कर सकता है। चूँकि ये कायदे आज़म ने ये पार्टी बनाई थी और मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि आई विल यूज़ एवरी आउंस ऑफ माई एनर्जी, माई ताकत, मेरी कुव्वत, मेरी विजन, मेरी डिटर्मिनेशन इस जमात को फ़ाल बनाने में और इस जमात को वो जमात बनाने में, इस मुल्क को वो मुल्क बनाने में जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने देखा था। पंजाब की मजबूरी है, चौधरी सरवर जरूरी है, पंजाब की मजबूरी है, चौधरी सरवर जरूरी है, पंजाब की मजबूरी है, चौधरी सरवर जरूरी है। तो मैं अपनी मैं पाकिस्तान में हमारे तमाम जो तबकात हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे ट्रेडर्स हैं, इन सब को दावत देता हूँ कि आइए हमारी पार्टी को ज्वाइन करें और इंशाअल्लाह हम आपको प्रोग्राम देंगे। हम सिर्फ वादे नहीं करेंगे और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इस मुल्क में अल्लाह ताला ने हर रिसोर्सेज दिए हैं। जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं, अगर हम इस मुल्क में गुड गवर्नेंस दे दें और इस मुल्क का जो पोटेंशियल है उसको पूरा रियलाइज कर लें, तो हमारा मुल्क जो है तरक्की कर सकता है, हमारे मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो सकती है, हमारे मुल्क में जो लोग फाका कशी पर मजबूर हैं, जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो सकती है, हेल्थ का निज़ाम बेहतर हो सकता है, एजुकेशन का निज़ाम बेहतर हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी मुझे भी और आप सबको अपने गिराबान में झांक कर ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद ने बनाया था, जो पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, क्या हमने उस ख्वाब को पूरा किया है? क्या हम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरे हैं? तो मैं आज कुछ कोट जो हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वो आपके सामने पेश करूँगा कि जो आज हमारी मुल्क में नासूर बने हुए हैं। सबसे पहला कोट जो उनका है वो ब्लैक मार्केटिंग के बारे में है। कायदे आज़म फरमाते हैं कि चोर बाजारी मुआशरे के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा जुर्म है। ब्लैक मार्केटिंग करने वाले बाखबर, चालाक और बज़ाहिर ज़िम्मेदार नज़र आने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों को इंतहाई सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग खुराक और दीगर शायद ज़रूरत की निगरानी और तकसीम के निज़ाम को बिगाड़ते हैं और आम लोगों में फाका कशी और अमवात का बायस बनते हैं। तो आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया में अगर मैन्युफैक्चरर से या एग्रीकल्चर से या ज़राअत पेशा से अगर 100 रुपए की चीज़ काश्त करती है तो जो कंज्यूमर है उसको 130 रुपए में मिल जाती है, 140 रुपए में मिल जाती है। लेकिन आप यहाँ पर वेजिटेबल्स ले लें, फ्रूट्स ले लें, ड्राई फ्रूट ले लें, जिस गंदम ले लें, कॉटन ले लें, जिस निर्ख पे ज़िम्मेदार बेचता है उससे 5 गुना 6 गुना ज़्यादा निर्ख पे ये मार्केट में बेचती है। तो ये सारा एहतसाल जो है या प्राइस हाइक जो है, ये जो स्टॉकिस्ट हैं जो मनी को स्टॉक करके ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं उनकी वजह होता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी जिम्मेदार हुकूमत को कायदे आज़म के इस असूल पे कार फरमा होना चाहिए। और दूसरी बात माइनॉरिटीज़ के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ
اور میں اپنی تمام منارٹیز کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے منارٹیز کے حقوق کے لیے جد و جہد کرے گی. وہ حقوق جو قائد اعظم نے فرمائے تھے. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ تمام اقلیتوں کا خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب، فرقے یا گروہ سے ہو، مکمل تحفظ دیا جائے گا. ان کا دین و مذہب قطعی طور پر محفوظ ہوگا. انہیں عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہوگی جائے گی. ان کے مذہب، عقائد، جان و مال اور تہذیب و تمدن کو تحفظ حاصل ہوگا. وہ ہر طرح سے پاکستان کے شہری ہوں گے جن کے ساتھ دین یا ذلت بات کی بنیاد، دین یا ذات کی بنیاد پر کسی قسم کا امتیازی رواج نہیں رکھا جائے گا. تو میں پاکستان مسلم لیگ کے بہاف پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری آرگنائزیشن کے ہر منارٹیز کی، چاہے وہ مرکز کی تنظیمیں ہوں، صوبے کی تنظیمیں ہوں، ضلع کی تنظیمیں ہوں، منارٹیز کمیونٹی جو ہیں ہماری پارٹی کا حصہ ہوں گی اور ہم ان کو بھرپور نمائندگی دیں گے. آج کل چونکہ صحافت کے بارے میں، صحافت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مشکل پیشہ ہے. صحافی نے جو بھی بات کرنی ہوتی ہے اگر میرے حق میں نہیں کرتا تو میں اٹیک کرتا ہوں کہ وہ میری باعث ہے میرے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا حق ہے، اور قائد اعظم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ ان صحافیوں کی حفاظت کریں جو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، جو کھل کر آزادی اور ایمانداری کے ساتھ حکومت پر تنقید کے ذریعے عوام اور حکومت دونوں کی خدمت کر رہے ہیں.